हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कातन एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कातन एकेडमी के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बोल्ड बूस्टर क्रैश कोर्स प्रोग्राम के अंडर में जो हमारा रिवीजन शेड्यूल है। आज के रिवीजन शेड्यूल में हमें डिस्कस करना है क्लास 10th की बायोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सभी चीज़ों को प्रॉपर्ली डिस्कस करें, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बट एक बात याद रखिएगा कि ये एक रिवीजन क्लास है और रिवीजन क्लास के लिए वेबसाइट पे अपलोड ऑलरेडी जो वीडियोस हैं उनको देखना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर्ली इनको देख लीजिए और आइए बढ़ते हैं आगे आज की क्लास में और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सो इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, जैसा कि चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, सो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इन बेसिक टर्म्स को कि एक्चुअली में इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि किस तरह से पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं वो कैसे नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन के लिए फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझना पड़ेगा ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स को ही इनहेरिटेंस बोला जाता है। जब कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है तो इस प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं इनहेरिटेंस, या इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। और फाइनली एक टर्म देते हैं इसे हेरिडिटी। क्या बोलते हैं जी? हेरिडिटी। सो द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। क्लियर? तो इसे क्या बोलेंगे? हेरिडिटी बोलेंगे। ये बात आप याद कर लीजिएगा। और एक बात और इंपॉर्टेंट चीज है कि बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो पेरेंट्स के सेक्स सेल्स में यानी कि गैमीट्स में सेव होती है, स्टोर होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोगों में अगर ह्यूमन बींग्स की बात की जाए यानी हाईली डेवलप अगर ऑर्गेन्स की अगर बात की जाए तो हम लोगों में मेल और फीमेल यानी सेक्सुअलिटी सेपरेट होती है। हम लोग यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं और हम लोगों में मेल इंडिविजुअल्स में बनते हैं मेल गैमीट और फीमेल इंडिविजुअल में बनते हैं फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को बोलते हैं हम लोग स्पर्म्स। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्म्स बोलते हैं। जबकि फीमेल गैमीट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम या ओवा बोलते हैं बच्चों। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। और खास बात ये भी होती है बच्चों कि मेल के स्पर्म्स में यानी स्पर्म एक सेल है, ओवा भी एक सिंगल सेल है, और दोनों ही सेल्स में उसमें जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है उसी में पूरी इंफॉर्मेशन होती है उस ऑर्गेनिज्म की। यानी कि जो मेल पेरेंट है उस पेरेंट की जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो उसके गैमीट के न्यूक्लियस में होगी, क्रोमोसोम में होगी। जबकि ऐसे ही फीमेल इंडिविजुअल यानी फीमेल पेरेंट के जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो उसके फीमेल गैमीट यानी ओवा के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में होगी। क्लियर? डीएनए में स्टोर होती पूरी। सो आइए जानते हैं द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द सेक्स सेल्स और गैमीट्स ऑफ द पेरेंट। क्लियर? ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। देन दस गैमीट्स कॉन्स्टिट्यूट लिंक बिटवीन वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन। और इसी तरह से गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं और एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के बीच का लिंक फॉर्म करते हैं। सो and the passes on the paternal that is fathers and the maternal that is mothers characters or traits to the offspring। और इस तरह से पैटर्नल और मैटरनल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ऑफस्प्रिंग्स में क्या होते हैं बताओ? ट्रांसफर होते हैं। क्लियर? सो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि पैटर्नल, बच्चों ये टर्म्स को बहुत ज्यादा क्लियर कर लीजिए। पैटर्नल मीन्स होता है फादर्स कैरेक्टर्स, जबकि मैटरनल कैरेक्टर मीन्स होता है मदर्स कैरेक्टर्स। मीन्स ओवरऑल बोल देंगे तो पेरेंटल कैरेक्टर्स की बात हो रही है, इंडिविजुअली बोलेंगे तो पैटर्नल एंड मैटरनल कैरेक्टर्स जो होंगे वो सेक्स सेल्स या गैमेट्स के थ्रू ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, क्योंकि पेरेंटल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो उनके रिस्पेक्टिव गैमेट्स में स्टोर होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये पैरा पूरा आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का, हेरिडिटी एक्चुअली में क्या होती है और ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर कहां पे होती है। ये सारी बेसिक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए जी अब आगे बढ़ेंगे और एक बात और समझेंगे कि आप जानते हैं कि जनरली जब हम किसी भी सेल को देखते हैं, ये देखिए इमेजिन कर लीजिए एक सेल है और इस सेल के अंदर हम मान लेंगे कि भैया एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। सपोज दैट यहाँ पे मैंने बना दिया न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है। और एक बात आपको और भी मालूम होनी चाहिए कि इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे इस तरह से डीएनए प्रेजेंट होता है। इसी डीएनए में पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो अगर हम प्रॉपर्ली अगर डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं कि भैया ये हमारी सेल हो गई, ठीक है, पूरी कंप्लीट। तो अगर ये एनिमल सेल है तो इसे हम सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ये बात तो आपको मालूम ही होनी चाहिए, क्लास 9 में हमने पढ़ा भी होगा। और साथ में अंदर आएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियस। ठीक है जी, तो ये रहा हमारा न्यूक्लियस। अब जब न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे तो आप जानते हैं न्यूक्लियर प्लाज्म वगैरह होता है, बट अभी वो डिस्कस नहीं करना। हमको बेसिकली फोकस करना है इस जेनेटिक मटेरियल पे जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं जी? डीएनए, जो कि यहाँ पे अनकॉइल्ड फॉर्म में है ना।
इस तरह से ये डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है। जब ये कॉइल हो जाएगा तो कुछ इस तरह से ये क्रोमोसोम्स बना देगा, ठीक है जी, यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। सो डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, क्लियर। सो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, ये फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए, जो कि एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, क्लियर। चलिए जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का थोड़ा सा बेस वीक है, क्लियर। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों वेरिएशंस के बारे में कि वेरिएशंस क्या होते हैं। बच्चों अगर देखा जाए कोई भी दो इंडिविजुअल सिमिलर नहीं होते हैं, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ही जो पेरेंट होते हैं उनके ही दो इंडिविजुअल, यानी कि जो आपस में सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, वो भी उनमें भी वेरिएशन होते हैं। और जो डॉटर्स होते हैं यानी जो प्रोजेनीज होते हैं वो अपने पेरेंट्स से भी डिसिमिलर होते हैं इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स, और हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स में ही आते हैं। सो वेरिएशन का मतलब होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे की ट्रू कॉपी नहीं होते, या आपस में भी नहीं होते और अपने पेरेंट्स की भी ट्रू कॉपी वो नहीं होते हैं। यानी कि जो डिफरेंस होता है उनके कैरेक्टर्स में और ट्रेड्स में अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। इसे क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में जो वेरिएशंस आता है ट्रेड्स के बीच में, कैरेक्टर्स के बीच में, इस प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं वेरिएशन। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात की जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोगों में एक कैरेक्टर ले लेते हैं ईयर लोब। ईयर लोब में दो वेरिएशन पाए जाते हैं। एक होता है फ्री ईयर लोब जो कि मेरे पास है और बहुत सारे लोगों के पास होता है, बिकॉज इट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में ये फ्री ईयर लोब होता है जो यहाँ से फ्री होता है, फ्रीली हैंग्ड होता है यहाँ पे। जबकि कुछ लोगों में अटैच्ड ईयर लोब भी होता है जो कि नीचे से बिल्कुल फ्यूज होता है, यहाँ से फ्री नहीं होता। तो दो तरह के यहाँ पे वेरिएशंस आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी में, एक ही ट्रेट में दो वेरिएशन मिल गए, एक अटैच्ड ईयर लोब और दूसरा मिल गया आपको फ्री ईयर लोब। सो आपको मालूम होना चाहिए कि ये हो गया वेरिएशन इन केस ऑफ ईयर लोब। सो आइए इसको भी देख लेते हैं एक बार क्या होता है। इन मोस्ट ऑफ द पीपल द ईयर लोब इज हैंगिंग, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। सो मोस्ट ऑफ द लोगों में, मोस्ट ऑफ द पीपल्स में हैंगिंग ईयर लोब पाया जाता है। इट इज कॉल्ड फ्री ईयर लोब। इसे क्या बोलते हैं बताइए? फ्री ईयर लोब बोलते हैं। इन सम पीपल हाउएवर द ईयर लोब इज क्लोजली अटैच्ड टू द साइड ऑफ द हेड एंड इट इज कॉल्ड अटैच्ड ईयर लोब। और कभी कभी मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों में ये जो ईयर लोब होता है ये साइड में अटैच होता है, ठीक है जी। सो इस तरह के ईयर लोब को बोलते हैं हम लोग, बताइए, अटैच्ड ईयर लोब। और आपके ही फैमिली में, इवन आपके पेरेंट्स में ही और अपने आपके जो सिबलिंग्स है उसमें आप चेक करेंगे तो अलग अलग वेरिएशन मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स और आपके जितने भी सिबलिंग्स है सभी के ईयर लोब फ्री हो या अटैच्ड हो। डिफरेंस आपको मिलेगा, वेरिएशन मिलेगा। हो सकता है कि आपका ईयर लोब फ्री हो बट आपका जो सिबलिंग है उसका फ्री ना हो के अटैच हो सकता है, या आपके पेरेंट्स का अटैच हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएशन हम लोगों को मिलते हैं, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो कभी भी ट्रू कॉपी नहीं होते हैं पेरेंट्स की। ये डायग्राम देखिए बच्चों, जेनेटिक्स में हम वेरिएशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि जो हमारा अटैच्ड ईयर लोब है, ये याद रखिएगा, ये हमारा एक अटैच्ड ईयर लोब है, ठीक है जी। सो ये हमारा अटैच्ड ईयर लोब है, ये एक रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। सो ये कम लोगों में पाया जाएगा, जबकि ये फ्री ईयर लोब है, हैंगिंग ईयर लोब है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये ज़्यादा लोगों में पाया जाएगा। इसे बोल सकते हैं फ्री ईयर लोब। क्या बोल सकते हैं बताइए? फ्री ईयर लोब बोल सकते हैं। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, क्लियर। सो द फ्री ईयर लोब एंड अटैच्ड ईयर लोब्स आर द टू वेरिएशन फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द वेरिएशन इज अ नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और आपको मालूम होना चाहिए यही इवोल्यूशन आगे चल के आपके यही जो चेंजेस हैं, यही जो वेरिएशंस हैं, ये आगे चल के इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। वेरिएशंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एनिमल्स में या ऑर्गन्स में वेरिएशन नहीं होंगे तो आगे आने वाली एडवर्स सिचुएशंस के लिए अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, क्लियर। चलिए, सो अब हम डिस्कस करेंगे अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन के बारे में कि एक्चुअली में वेरिएशन का अक्यूमुलेशन कैसे होता है। सो अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन होता क्या है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स में वेरिएशन आते रहते हैं और काफ़ी लंबे समय तक जब ये वेरिएशन इकट्ठा होते चले जाते हैं तो आगे चल के एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं जो कि अपनी प्रोजेनिटर या जो ओरिजिनल, जो बेसिक, जो रियल स्पीसीज थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट होती है, क्लियर। मीन्स यही वेरिएशन, स्मॉल वेरिएशंस इकट्ठा होके अक्यूमुलेट होके एक लार्ज वेरिएशन क्रिएट करते हैं और एक आपकी जो मेन जो रियल स्पीसीज थी उससे कुछ डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म करते हैं। That is, the significance of a variation shows up only if it is continuous to be inherited by the offsprings for the several generations. कई generations तक जब ये जो variations होते हैं
इनहेरिट होते जाते हैं प्रोजेनीज में, तो आगे चल के ये एक नया कैरेक्टर फॉर्म कर सकते हैं। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन इन टू अ स्पीशीज इज दैट इफ इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ इट सर्वाइवल इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। यानी कहने का मतलब ये है कि यही वेरिएशन जब अक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो चेंजिंग एनवायरनमेंट में, जैसे मैंने आपको बताया था, एडवर्स सिचुएशंस में ये उस स्पीशीज के लिए चांस क्रिएट करते हैं वहां पे सर्वाइव करने के लिए। अगर वहां पे एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा, दैट्स इट, देन तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप जानते हैं एनवायरनमेंट लगातार चेंज हो रहा है किसी भी जगह को, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए उसको अपने आप को, यानी उस इंडिविजुअल को, उस स्पीशीज को, उस ऑर्गेनिज्म को अपने आप को वहां पर सर्वाइव करने के लिए अपने आप को ढालना पड़ेगा वहां पर। यानी अपने चांसेस ऑफ सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए उसमें वेरिएशंस आने ही चाहिए ताकि उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में वो अपने आप को सर्वाइव करा सकें। क्लियर? इस तरह से ये जो वेरिएशंस होते हैं ये सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होते हैं किसी भी स्पीशीज के। ये देखिए, इस डायग्राम को देखिए और समझिए किस तरह से वेरिएशंस आते हैं ऑर्गेनिज्म में। ये इस पिक में जितने भी यहाँ पे ये जो आपके टाइगर्स हैं, ये चारों यहाँ पे दिख रहे हैं, बट कलर का डिफरेंस है। ये देखिए व्हाइट है, ये फॉन में है, ये थोड़ा क्रीम में है, और ये व्हाइट एंड ब्लैक में है, स्ट्रिप्स में। तो आपको बात मालूम होनी चाहिए, यहाँ पे ये सारे के सारे ही टाइगर्स हैं, बट कलर में वेरिएशन है। ये जो कलर में वेरिएशन है ये डिसाइड करेगा कि जंगल में कौन कितनी अच्छी तरह से अडाप्ट कर पाएगा, क्योंकि इस वेरिएशन की वजह से इनको कैमोफ्लेज करने में हेल्प मिलेगा। घर जो भूरी भूरी सी घास होती है उसमें छिपने में इनको हेल्प मिलेगी, बट इसका अलग कलर दिखेगा, इसका अलग कलर दिखेगा। किसी को छिपने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी और किसी को कम हेल्प मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली ये कलर ज़्यादा सुटेबल होता है, इस कलर में ज़्यादा इजीली अपने आप को छुपा सकता है घास में, इस वजह से ये ज़्यादा सक्सेस होता है। बाकी जो वेरिएशन है ये इतने ज़्यादा सक्सेस फॉरेस्ट में नहीं है। मीन्स यही वेरिएशंस जो होते हैं ये हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को एडवर्स यानी चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में। क्लियर? ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स को ले सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस मेन पॉइंट के बारे में कि क्योंकि अब हम मेंडलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें कुछ बेसिक टर्म्स मालूम होने चाहिए, जैसे कि F1 जनरेशन क्या है, F2 जनरेशन क्या है ना। सो पहले हम इन कुछ बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली क्रोमोसोम, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, ये डोमिनेंट जीन क्या होता है। पहले तो जीन को समझें, फिर जीन के बाद हम क्या समझेंगे, डोमिनेंट जीन क्या होता है, रिसेसिव जीन क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, F1 जनरेशन क्या होती है और F2 जनरेशन क्या होती है। इन सारी बातों को भी हमको समझना होगा। सो आइए एक एक करके इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, तो आइए सबसे पहले समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू डीएनए के बारे में और क्रोमोसोम्स के बारे में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एक टिपिकल सेल की अगर बात की जाए, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में अगर डिस्कस करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। क्लियर? और उस डीएनए के कॉइलिंग से बनता है आपका यहाँ पे क्रोमोसोम, जो कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पे साथ साथ। सो क्रोमोसोम क्या होता है एक्चुअली में? Chromosome is a thread-like structure in the nucleus of the cell formed of DNA which carries the gene. So अब यहाँ पे एक बात और भी इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर किसी सेल की बात की है तो सेल के अंदर तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है थ्रेड फॉर्म में डीएनए। ये रहा थ्रेड फॉर्म में डीएनए जो यहाँ प्रेजेंट था। जब ये डीएनए कॉइल करेगा तो कॉइल करने के बाद बना देगा क्रोमोसोम। ये रहा हमारा क्रोमोसोम जो कि डीएनए की कॉइलिंग से बना हुआ है। ये क्रोमोसोम किससे बना हुआ है जी? ये क्रोमोसोम तो डीएनए से ही बना हुआ है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। और आगे चल के आपको मालूम होगा क्योंकि ये क्रोमोसोम डीएनए से बना है तो डीएनए की किसी पर्टिकुलर लेंथ को, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को हम कंसीडर कर लेंगे एज अ जीन। क्योंकि हो सकता है या होता ही है कि ये डीएनए का यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है यह हमारी बॉडी में किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है जी, इस वजह से। तो ये रहा हमारा जीन। यानी जीन क्या हुआ है? जीन एक डीएनए का सेगमेंट है। जीन एक डीएनए का सेगमेंट है जो हमारी बॉडी में, जो ऑर्गेनिज्म में किसी पर्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। क्लियर? चलिए, सो जीन क्या है? जीन कुछ नहीं है, डीएनए का एक फ्रेगमेंट है जो पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, डिसाइड करेगा। ठीक है? और जीन क्या होता है? डीएनए से ही बना होता है, हम ये भी कह सकते हैं। फिर डीएनए से कौन बना होगा बताइए? क्रोमोसोम बने होंगे। और क्रोमोसोम कहां पे होंगे? न्यूक्लियस के अंदर होंगे। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। तो जब भी कभी आपसे जीन की बात की जाएगी तो आपको ये डायग्राम याद आना चाहिए कि भैया ये जो डीएनए होता है इस पर्टिकुलर लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। क्लियर? चलिए जी, और यही जीन हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कराता है। ठीक है जी, चलिए। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, इनको मालूम होना बहुत जरूरी है। हम बहुत ही आराम से सारी चीजों को समझेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये जो बेसिक टर्म्स हैं
मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जो भी बच्चे आते हैं उन सभी को ये कुछ ना कुछ ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। उनके बेसिक्स नहीं क्लियर है, उनको मालूम ही नहीं जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। ये सारी बातें मालूम होना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे के आपके जो टॉपिक्स हैं उनको आप डिस्कस कर सकें इजीली वे में। चलिए, सो जीन की बात करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया जीन क्या है। जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम which governs the synthesis of one protein that controls a specific characteristic। मैंने बोला था ना आपसे कि जीन कुछ नहीं होता है, एक डीएनए में एक डीएनए का सेगमेंट है, यूनिट है डीएनए की जो कि क्रोमोसोम में पाया जाता है। अब बेटा एक पर्टिकुलर लेंथ तो जीन मैंने बोल दिया, अब तो वहां तो बहुत सारा डीएनए होता है, तो मीन्स वहां पे बहुत सारे जीन भी होते हैं, यानी एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन उस पूरी लेंथ ऑफ डीएनए में पाए जाते हैं। क्लियर? और वो हर जीन जो होता है वो गवर्न करता है द सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन, और वही प्रोटीन आगे चल के किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी या ट्रेट को कंट्रोल करेगी उस ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में, हमारे स्किन में मेलानिन की वजह से कलर आता है। मेलानिन एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से कलर आता है, और उस पिगमेंट के फॉर्मेशन के लिए सपोज दैट कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो जीन अगर होगा तो मेलानिन ज्यादा बनेगा, नहीं होगा तो फिर, या जीन लेस एक्टिव है तो जीन मेलानिन कम बनेगा। उसी के बेसिस पे पिगमेंटेशन हमारा डिसाइड होगा कि पिगमेंटेशन डार्क होगा कि फेयर होगा, क्लियर, या लाइट होगा। क्लियर? सो जीन्स की बात कर रहे थे। जीन्स आर एक्चुअली यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो जीन्स होते हैं ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस की तरह काम करते हैं, और पेरेंट्स से प्रोजेनीज में या ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टरिस्टिक्स के या ट्रेट्स के ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वजह से जीन्स को ही बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं जी? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए जी, जीन्स क्लियर हो गया, डीएनए क्लियर हो गया। आइए अब जानते हैं इस फैक्टर टर्म के बारे में, क्योंकि जीन टर्म जॉनसन ने दिया था और इस टर्म की डिस्कवरी मेंडल के टाइम पे नहीं हुई थी। ठीक है जी, इस समय उन्होंने जीन के लिए टर्म दिया था फैक्टर, तो मेंडल ने जीन की जगह क्या टर्म यूज किया था? फैक्टर यूज किया था। The term factors which were used by Mendel as a carrier of hereditary information are now known as gene। इन्हीं फैक्टर्स को जिसको मेंडल ने फैक्टर बोला था, अब इन्हें क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। क्लियर? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इमेजिनेशन करना चाहें तो मैंने यहाँ पे एक सेल ड्रॉ की, फिर से वही सेम डायग्राम, और सेल के अंदर मैंने यहाँ पे एक न्यूक्लियस ड्रॉ किया, और न्यूक्लियस के अंदर मैंने यहाँ पे एक, मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, ये इस तरह से ये डीएनए यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ये रहा हमारा डीएनए। ठीक है जी, चलिए इमेजिन करिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो लेंथ होगी डीएनए की, ये जीन ए है, फिर थोड़ा सा गैप देते हैं, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो जीन बी है, देन यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो जीन सी है। यानी जो डीएनए की जो पर्टिकुलर लेंथ है, इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ, ये देखिए, ये रही, ये जो पर्टिकुलर लेंथ है डीएनए की, वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही होगी, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही होगी। जीन ए हो सकता है किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, फर्स्ट कैरेक्टर, जीन बी हो सकता है किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, सेकंड कैरेक्टर, और जीन सी हो सकता है किसी और कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, थर्ड कैरेक्टर। इस तरह से हमारी बॉडी में, हमारी हर सेल में इतना सारा डीएनए प्रेजेंट होता है, उसमें बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इस डायग्राम के थ्रू किस तरह से जीन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को। वही सेम डायग्राम, सेल प्रेजेंट है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और ये क्रोमोसोम बने हुए हैं डीएनए से। किससे बने हुए हैं? ये रहा डीएनए, दिस वन इज डीएनए, और डीएनए की पर्टिकुलर लेंथ को हम बोल रहे हैं यहाँ पे जीन, दिस लेंथ इज नोन एज अ जीन। ओके, ये कोई भी जीन है, और ये जीन आगे चल के बनाएगा प्रोटीन। क्या बनाएगा बताइए? प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और प्रोटीन बनाएगा, और ये जीन ही रिस्पॉन्सिबल होगा इस प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, और ये प्रोटीन हमारी बॉडी में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करेगी। क्लियर? तो इसका जो भी फंक्शन होगा वो हमारी बॉडी में अपीयर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा। इस तरह से हर जीन अपने आप को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए एक कोई ना कोई प्रोटीन या अपना प्रोडक्ट बनाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और एक बात और समझते हैं। इमेजिन करिए कि यहाँ पे मैंने ये क्रोमोसोम बनाया, आई मीन ये डीएनए बनाया हुआ। सपोज दैट यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ थी वो जीन ए थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ थी वो जीन बी थी, और आगे की जो लेंथ थी, मैंने कुछ गैप दे दिया, कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होते हैं, तो जीन सी था। ये जीन प्रेजेंट है यहाँ पर।
आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि आगे चल के जो डीएनए है ये है क्या, डीएनए की लेंथ। ये डीएनए आगे चल के क्या करेगा, कॉइलिंग करेगा, और कॉइलिंग करके क्या बना देगा, ये क्रोमोसोम बना देगा। सो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे इसमें कॉइलिंग हो रही है, और कॉइलिंग होने के बाद ये बना रहा है क्रोमोसोम। तो इसी में ही जीन ए, बी, सी, डी अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, और इसी का एक होमोलोगस पेयर होता है जिसमें सेम पोजीशन पे ही वो जीन होते हैं, सेम बिल्कुल पैटर्न होता है, इसीलिए ये क्रोमोसोम इसका होमोलोगस बोला जाएगा। यहाँ पे भी जीन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, सेम पोजीशन पे, सेम लोकाई पे। दैट्स व्हाई दीज टू क्रोमोसोम्स आर सेड टू बी होमोलोगस। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे। क्लियर? चलिए, तो ये तो बात होगी होमोलोगस क्रोमोसोम की। आइए आगे डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। व्हाट इज डोमिनेंट जीन? हमने अभी जीन समझा, बट डोमिनेंट जीन क्या होता है? डोमिनेंट जीन के बारे में समझते हैं। बच्चों, जब हम दो डिसिमिलर पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं तो दो एक ही कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव फॉर्म यानी कि आते हैं, और वो उन अल्टरनेटिव फॉर्म्स में कोई एक ऑफिस में शो होता है। जो कैरेक्टर और ट्रेट अपीयर होता है उस कैरेक्टर या ट्रेट को बोलते हैं डोमिनेंट, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन को बोलते हैं डोमिनेंट जीन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं टॉल और ड्वार्फ। तो टॉल और ड्वार्फ अगर हमने दो के जो पेरेंट्स उनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो प्रोजेनी या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। अगर टॉल होता है तो वो किसी एक पेरेंट पे गया है, और ड्वार्फ है तो भी एक पेरेंट पे गया हुआ है। इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, डोमिनेंट जीन की वजह से वही आएगा। क्लियर? सो द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव जीन इज नोन एज डोमिनेंट जीन। यानी कि अल्टरनेटिव जीन की प्रेजेंस में भी जो जीन अपने आप को शो करेगा उसे हम बोल देंगे डोमिनेंट जीन। इसी के कंट्रास्ट में अपोजिट बिल्कुल रिसेसिव जीन, वो जीन जो डिसाइड करेगा अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन अनदर आइडेंटिकल जीन इज कॉल्ड अ रिसेसिव जीन। यानी रिसेसिव जीन क्या होता है? रिसेसिव जीन वो जीन होता है जो किसी दूसरे आइडेंटिकल जीन की प्रेजेंस में ही अपने आप को शो करेगा, वो रिसेसिव जीन कहलाया जाएगा। चलिए जी, इस बात को समझते हैं कि आपके कौन से जीन आपके डोमिनेंट होते हैं और कौन से रिसेसिव होते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आइए समझने की इसको कोशिश करते हैं। चलिए जी, सो नोट पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं। डोमिनेंट जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर एंड द करस्पॉन्डिंग रिसेसिव जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय द करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर। ये तो सही बात है भैया। जो डोमिनेंट है, जो पावरफुल है, उसको हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे, और जो रिसेसिव है उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? चलिए जी, फॉर एग्जांपल इन अ पी प्लांट द डोमिनेंट जीन फॉर टॉलनेस इज कैपिटल टी एंड द रिसेसिव जीन फॉर ड्वार्फनेस इज स्मॉल टी। ठीक है जी। सो टॉलनेस के लिए जो जीन होगा वो कैपिटल टी होगा, और ड्वार्फनेस के लिए जो जीन होगा वो स्मॉल टी होगा। ये बात आप याद रखिएगा। सो डोमिनेंट जीन को हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, और जो रिसेसिव जीन होगा उसका स्मॉल लेटर यूज करेंगे। एग्जांपल के लिए टॉलनेस के लिए और ड्वार्फनेस के लिए यहाँ पे दे दिया गया। ठीक है जी। चलिए जी, एक चीज यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। ये देखिए, अभी हमने आपसे डिस्कस किया था डोमिनेंट और रिसेसिव जीन के बारे में। इसका एक एग्जांपल थोड़ा सा लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये देखिए टॉल, ये टॉलनेस के लिए रिप्रेजेंट किया मैंने एक कैपिटल टी एलील, और एलील्स क्योंकि पेयर में होते हैं तो मैंने यहाँ पे दो एलील ले लिए। एलील्स हमेशा पेयर में होते हैं बेटा। ठीक है, एक ही जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म एलील्स हो सकते हैं, और यहाँ पे ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल लेटर का स्मॉल टी यूज कर लिया। जब हम इन दोनों को क्रॉस कराएंगे, यानी कि ये प्योर टॉल है, ये प्योर ड्वार्फ, जब क्रॉस कराएंगे तो हाइब्रिड प्लांट बनेगा, और उसमें एक एलील यहाँ से आएगा इस पेरेंट से, दूसरा एलील इस पेरेंट से आएगा, तभी तो हाइब्रिड माना जाएगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा हाइब्रिड बन जाएगा। बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी जो हाइब्रिड प्लांट बना उसमें एक पेरेंट का एलील है, ये रहा एलील 1, और ये दूसरे पेरेंट का एलील है एलील 2। एलील्स हमेशा पेयर में होते हैं, तो एलील्स यहाँ पे पेयर में है। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें कौन सा डोमिनेंट। याद करिए डेफिनेशन, डोमिनेंट एलील वो एलील होगा जो डिसिमिलर एलील की प्रेजेंस में भी अपने आप को शो करे। और जब प्लांट को देखा गया, इस प्लांट को, तो दिखा ये टॉल। कैसे दिखा बताइए? टॉल। इट मीन्स पता चला कि इसमें डोमिनेंट एलील कौन सा है? टॉल वाला है। बट जो शो नहीं कर पाया वो आपका रिसेसिव हो गया, यानी ड्वार्फ वाला जो था वो रिसेसिव हो गया। क्लियर? चलिए आइए अब समझते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप शोज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म
किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको हम उसका जीनोटाइप बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में किस तरह के जीन प्रेजेंट है। जीनोटाइप हमेशा पेयर में होता है, लेटर्स में होता है। जीनोटाइप को कभी शो नहीं किया जा सकता, लेटर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ये प्लांट में हम दिख नहीं सकता, ठीक है जी। हाँ, बट एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमें जीनोटाइप मालूम है तो हम फिनोटाइप इजीली बता सकते हैं, बट अगर हमें फिनोटाइप मालूम है तो जरूरी नहीं कि हम जीनोटाइप उसका बता पाए। क्लियर? आगे मैं इसको भी समझाऊंगा। सो एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जीनोटाइप हमेशा एक लेटर्स का पेयर होता है, लाइक कैपिटल टी एक जीनोटाइप है टॉल प्लांट का, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी एक जीनोटाइप है, ये हाइब्रिड टॉल प्लांट का है, और स्मॉल टी ये भी एक जीनोटाइप है, बट ये ड्वार्फ प्लांट का है। वेयर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ सेम जीन, एक ही जीन के दो अलग अलग फॉर्म यानी एलील्स। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो गया यहाँ पे? एलील्स हो। क्लियर? चलिए देखिए, सो जब मैंने यहाँ पे लिखा था कैपिटल टी स्मॉल टी, इट मीन्स मैंने यहाँ पे लिखा था उन प्लांट्स का जीनोटाइप। दिस इज जीनोटाइप ऑफ दैट प्लांट्स विच हैव टू बी क्रॉस्ड। इनको हमें क्रॉस कराना था, सेल यहाँ पे क्रॉस कराना था, तो ये इनका जीनोटाइप हो गया जो लेटर्स में लिखा जाता है। बट जो हमें प्लांट दिखता है एज अ रिजल्ट, हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद जो हमें प्लांट दिख रहा है उसका जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है, वो उसका फिनोटाइप होता है। आइए फिनोटाइप को भी समझते हैं। The phenotype of an organism is actually its physical characteristics which is determined by its genotype. Clear? Means जो phenotype होता है उसको determine कौन करता है? Genotype determine करता है। For example, genotype this and this, and that is capital T और capital T small t result in the tall phenotype. Means अगर हमें genotype पता है तो हमने देखा यहाँ पे दोनों ही dominant allele हैं, capital T and capital T दोनों ही dominant allele हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो plant होगा वो tall होगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल होगा। एंड द जीनोटाइप स्मॉल टी रिजल्ट्स इन अ ड्वार्फ फिनोटाइप। जो स्मॉल टी जीनोटाइप हमारा होगा ये ड्वार्फ प्लांट को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि इसमें दोनों ही एलील रिसेसिव वाले एलील्स हैं, इस वजह से यहाँ पे ये प्लांट ड्वार्फ हो जाएगा। और रिसेसिव एलील वही एलील होता है जो अपने आइडेंटिकल एलील के बेसिस में अपने आप को शो करता है। क्लियर? सो फिनोटाइप का सिंपल सा मतलब है फिजिकल अपीयरेंस, यानी प्लांट दिखने में टॉल है कि वो ड्वार्फ है, प्लांट टॉल है कि वो ड्वार्फ है, ये उसका फिनोटाइप हो गया। बट एलिलिक पेयर क्या है? एलिलिक पेयर ये वाला है कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। इसका एलिलिक पेयर क्या है? ये रहा। ये हो गया रिटन फॉर्म में, अल्फाबेटिकल फॉर्म में इसका हो गया जीनोटाइप। क्या हो गया? ये जीनोटाइप। ठीक है जी। लेकिन दिख कैसा रहा है? ये हो गया इसका फिनोटाइप। प्लांट टॉल है कि ड्वार्फ है, ये इसका फिनोटाइप। चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया, फिर से एक बार समझिए, टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, और इसका फिनोटाइप कैपिटल टी भी हो सकता है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, क्योंकि डोमिनेंट एलील एक भी अगर प्रेजेंट है तो अपने आप को शो करेगा। और ये रिसेसिव है, तो ये तो रिसेसिव है तो शांत बैठेगा बिल्कुल, क्या भाई हम तो डोमिनेंट है, हम तो शो करेंगे अपने आप को, ये इसको डोमिनेट करेगा कि तुम शांत बैठो। जबकि यहाँ दोनों ही डोमिनेंट है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, अच्छी बात है। दोनों ही डोमिनेंट है तो प्लांट तो टॉल होना ही होना है। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, दोनों एलील डिसिमिलर है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक तो टॉल प्रेजेंट है, एक तो यहाँ पे डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, और एक भी डोमिनेंट होगा तो अपने आप को शो करेगा, यानी यहाँ पे प्लांट टॉल ही माना जाएगा। और ड्वार्फ वाले में क्या होगा, ये रेसेसिव तब होगा, ये यार रेसेसिव एलीलिक कॉम्बिनेशन से बनेगा। क्यों? क्योंकि ड्वार्फनेस प्लांट, जो पी प्लांट होता है उसमें ड्वार्फनेस एक रेसेसिव कैरेक्टर होता है। क्लियर? चलिए आइए समझते हैं F1 और F2 जनरेशन के बारे में। ये F1 और F2 जनरेशन क्या होती है? बच्चों, जब हम दो प्योर पेरेंट्स को क्रॉस कराते हैं, या किसी भी दो पेरेंट्स को क्रॉस कराते हैं, तो उनके क्रॉसिंग से जो बनने वाली पहली जनरेशन होती है उसे बोलते हैं हम लोग F1 जनरेशन और फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ये बात आपको याद करनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि when two parents crossed or breed to produce progeny or offsprings, then their progeny is called first filial generation और F1 जनरेशन। इसे क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन बोलते हैं। आइए इसको एक बात और अच्छे समझते हैं। यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे एक ये पेरेंट लिया कैपिटल टी प्योर टॉल, और इसे क्रॉस कराया एक ड्वार्फ प्लांट से, यानी स्मॉल टी। ये रहे हमारी पेरेंटल जनरेशन, और जब इसको क्रॉस कराने के बाद जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन आएगी, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसे हम क्या बोल देंगे बताइए? F1 जनरेशन। ये हमारी रहेगी बच्चों F1 जनरेशन और फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्लियर? सो F1 जनरेशन क्या है? जब पेरेंट्स को क्रॉस कराते हैं, और क्रॉस कराने के बाद जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है उस प्रोजेनी को बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन और F1 जनरेशन। जबकि अगर हम इसी F1 जनरेशन वाली प्रोजेनी में सेल्फ पॉलिनेशन करा दें, ध्यान सुनिए बात को,
अगर हम इसी F1 जनरेशन वाली प्रोजेनी में सेल्फ पॉलिनेशन करा देंगे तो उस कंडीशन में आ जाएगी F2 जनरेशन। क्या आ जाएगी बताइए? F2। लाइक देखते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमने एक टॉल प्लांट मैंने लिया कैपिटल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी से ड्वार्फ प्लांट लिया, क्रॉस कराएंगे, ये तो पेरेंट्स थे, तो आ जाएगी हमारे पास में इनकी सेल्फिंग से कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड प्लांट, यानी कि दिखने में तो ये भी टॉल होगा क्योंकि एक डोमिनेंट एलील तो यहाँ पे आ ही चुका है, एक एलील यहाँ से और एक एलील यहाँ से, और इस तरह से बन गया हमारा ये F1 जनरेशन। क्या बन जाएगा बताइए? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब हम इसमें करा देंगे सेल्फिंग। क्या करा देंगे? सेल्फिंग कराएंगे तो सेल्फिंग से बन जाएगी F2 जनरेशन। क्या बन जाएगी? F2। सेल्फिंग का मतलब होता है इसका क्रॉस इसी से, यानी कि अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज कॉल्ड सेल्फिंग। सही है ना? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं F2 जनरेशन के बारे में। So when the first generation progeny cross or breed among themselves to produce second generation, the progeny, then this progeny is called second filial generation or F2 generation. So F2 generation क्या होगी? जब हमारे F1 जनरेशन वाले प्रोजेनी में सेल्फिंग करा दी जाएगी, क्रॉस करा दिया जाएगा, तो उससे बनेगी हमारी F2 जनरेशन, और ये बात आपको मालूम है। आइए डिस्कस करते हैं रोल ऑफ जीन्स के बारे में कि जीन्स का क्या रोल होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स में। कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन में जीन्स का क्या रोल होता है, आइए जानते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग्स थ्रू जीन्स। ये बात हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो भी ट्रेड्स होते हैं वो जीन्स के थ्रू ही ट्रांसफर होते हैं। और ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनके क्रोमोसोम्स पे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। प्लीज नोट दैट दो द प्रोजेनी इनहेरिट्स टू जीन्स, मैंने आपको बोला था जो जीन्स यानी जो एलील्स आते हैं उसमें से एक एलील बोथ पेरेंट्स से आता है, यानी एलीलिक पेयर में जो हर एलील होगा वो एक पेरेंट से एक एलील और दूसरा एलील आएगा दूसरे पेरेंट से। दैट इज, प्लीज नोट दैट दो द प्रोजेनी इनहेरिट्स टू जीन्स और अ पेयर ऑफ जीन्स फॉर ईच ट्रेट फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, बट द ट्रेट शोन बाय द प्रोजेनी डिपेंड ऑन विच इनहेरिटेड जीन इज डोमिनेंट ऑफ द टू। यानी कि दोनों ही एलील्स आएंगे, एक एलील दूसरे पेरेंट से, एक एलील दूसरे पेरेंट से, बट वो एलील अपने आप को शो करेगा जो कि उस वहां पे डोमिनेंट होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो एलीलिक पेयर में वो एलील प्रोजेनी में अपने आप को शो करेगा जो वहां पे डोमिनेंट यानी पावरफुल होगा। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। इफ अ पी प्लांट प्रोजेनी और हाइब्रिड, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी की बात हो रही है, हाइब्रिड प्लांट है, क्योंकि हाइब्रिड का मतलब होता है हेट्रोजाइगस। क्या होता है? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मीन्स जिसमें दोनों एलील डिफरेंट हो, और होमोजाइगस मीन्स प्योर, जिसमें दोनों एलील सेम हो। यानी कि हमने कैपिटल टी की बात की तो ये दोनों ही होमोजाइगस हैं। स्मॉल टी की बात की तो भी ये होमोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि दोनों एलील सेम है एलीलिक पेयर के। ये भी एलीलिक पेयर के एलील सेम है, बट हमने अगर एक कैपिटल टी लिया और एक स्मॉल टी लिया तो ये कंडीशन होगी हेट्रोजाइगस, जिसमें दोनों एलील्स डिसिमिलर होते हैं। क्लियर? तो चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, समझते हैं कि अगर हम पी प्लांट प्रोजेनी यानी हाइब्रिड की बात करें तो इनहेरिट्स द जीन फॉर टॉलनेस फ्रॉम वन पेरेंट्स एंड द जीन फॉर ड्वार्फनेस फ्रॉम द अदर पेरेंट। क्योंकि आप जानते हैं जब हम प्योर टॉल और का क्रॉस कराते हैं प्योर ड्वार्फ से, तो आप जानते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड प्लांट बनता है, और इसमें से एक एलील आता है एक पेरेंट से और दूसरा एलील आता है दूसरे पेरेंट से। कैपिटल टी एलील आ जाएगा इस पेरेंट से, स्मॉल टी एलील आ जाएगा इस पेरेंट से। क्लियर? एंड देन इट विल शोज द ट्रेट्स ऑफ टॉलनेस एंड बिकम अ टॉल प्लांट बिकॉज द जीन फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर द जीन फॉर ड्वार्फनेस। क्लियर? चलिए, इस तरह से हमने इस सब चीज़ों को डिस्कस किया, और अब हम इस डायग्राम से सेम चीज़ समझेंगे। नोट पॉइंट कि अगर हमने कहा ये टॉलनेस के लिए एलील है और ये ड्वार्फनेस के लिए एलील्स हैं, ये दोनों ही एलील्स सेम कैरेक्टर के हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, टॉलनेस का जो एलील है ये भी हाइट का है, ड्वार्फनेस का जो एलील है ये भी हाइट का है, बट एक दूसरे के कंट्रास्ट फॉर्म, अल्टरनेटिव फॉर्म्स। मीन्स नोट दैट द जीन्स फॉर टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस आर नॉट टू बी कंसिडर्ड टू डिफरेंट जीन्स। ये दो अलग अलग जीन्स नहीं है, ये एक ही जीन के दो अपोजिट फॉर्म्स हैं। दैट इज दे आर जस्ट टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन विच कंट्रोल्स ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ अ प्लांट, दैट इज लेंथ ऑफ इट्स स्टेम। यानी कि ये दोनों ही जीन मिलके लेंथ ऑफ स्टेम को कंट्रोल करेंगे। एक लेंथ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और एक लेंथ को डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये सारी बातें तो आप जानते ही हैं। ठीक है जी, एक ही जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म, मे बी कैपिटल टी और मे बी स्मॉल टी,
दैट कैपिटल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस एंड दैट स्मॉल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। So Gregor Mendel was the first scientist to make a systematic study of patterns of inheritance which involved the transfer of characteristics from parents to progeny. किस तरह से पेरेंट से प्रोजेनी में कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है, ये बात मेंडल ने सबसे पहले समझाई थी, यानी इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है। सो मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर स्टडिंग इनहेरिटेंस। मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था ताकि वो इनहेरिटेंस को प्रॉपर्ली समझ सकें, बिकॉज pea plants had a number of clear cut differences which were easy to tell apart. Clear? So ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि मेंडल ने इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज पी प्लांट में ऐसे क्लियर कट कैरेक्टर्स थे जो कि इजिली ऑब्जर्वेबल थे और उनकी स्टडी की जा सकती थी। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के बारे में। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी को ही चुना बिकॉज उसमें कुछ ये फॉलोइंग कैरेक्टर्स थे, फॉलोइंग रीजंस थे जिसकी वजह से उन्होंने चुना उसको पी को। ही सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट कि ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर था। बाइसेक्सुअल मींस इसमें एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते थे, जिसकी वजह से इजिली सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता था और साथ में रेडिली अवेलेबल था, ये हर जगह इजिली ग्रो कर सकता था। पी आर सेल्फ पॉलिनेटेड, जो आपके पी होते थे ये सेल्फ पॉलिनेटेड हुआ करते थे साथ में, एंड कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड ऑल्सो। इमेस्कुलेशन करके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा के हम इनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते थे। दोनों ही संभावनाएं थी यहाँ पे, इस वजह से इसको प्रेफर किया उन्होंने। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी कि लाइक इसका जो टाइम पीरियड होता है, ये लाइफ स्पेन जो थी शॉर्ट होती है, मीन्स ये एनुअल प्लांट होता है, तो कम समय में कई जनरेशंस की स्टडी कर सकते थे, ये अच्छी बात थी। मीन्स दे आर एनुअल प्लांट विद शॉर्ट लाइफ साइकिल, सो सेवरल जनरेशंस कैन बी स्टडीड विद इन अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में हम कई जनरेशंस की स्टडी कर सकते हैं। एंड पी प्लांट्स कुड बी इजिली रेज्ड, और पी प्लांट को हम इजिली रेज कर सकते हैं, मेंटेन्ड एंड हैंडल्ड, और उनको मेंटेन भी कर सकते हैं और हैंडल भी कर सकते हैं। पी प्लांट्स डिफर इन डिस्टिंक्ट और कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पी प्लांट में कुछ डिफरेंट और डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते थे, विच प्रोवाइड मैनी इजिली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और इन इजिली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का यूज करके हमने उनमें आपस में क्रॉस कराया, इस वजह से मेंडल ने इनको चूज किया। और एक और इंपॉर्टेंट प्लांट, एक पॉइंट की ओवरऑल मेंडल ने एक पी प्लांट में 14 ट्रू ब्रीडिंग आपके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे थे, वैरायटीज प्रेजेंट थी जो कि पेयर्स में थे, which were similar except for one characters with contrasting trait. So इस तरह से ओवरऑल 7 कैरेक्टर्स थे, उनके 14 कंट्रास्टिंग फॉर्म मिला के पूरे 14 थे। क्लियर? चलिए वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे आइए देखते हैं, काउंट करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स थे और उनके कंट्रास्टिंग फॉर्म में दिए हुए। लाइक सीड के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, तो सीड में सीड का शेप या फॉर्म, दो तरह के सीड थे, राउंड शेप के थे और रिंकल्ड शेप के थे। ये कंट्रास्टिंग फॉर्म हो गए दोनों शेप आपके, ठीक। तो शेप एक कैरेक्टर हो गया, फॉर्म एक कैरेक्टर हो गया, उसके दो कंट्रास्टिंग फॉर्म हमारे राउंड और रिंकल्ड हो गए। ऐसे ही कॉटिलिडन का जो कलर था, सीड का जो कलर था, वो या तो येलो था या तो वो ग्रीन था। तो सीड कलर एक आपका ट्रेट हो गया, उसके जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स आपके जो थे, ठीक है, ये आपके कलर के दो हो गए। फ्लावर का कलर, व्हाइट फ्लावर प्रेजेंट थे, वायलेट प्रेजेंट थे, ये दो अपोजिट फॉर्म हो गए। पॉट का शेप फुल और कंस्ट्रिक्टेड, पॉट का कलर येलो और ग्रीन। फिर स्टेम में बात करेंगे तो स्टेम में फ्लावर की पोजीशन या तो एक्सियल होगी या तो टर्मिनल होगी। ऐसे ही स्टेम के साइज की बात करेंगे तो या तो स्टेम टॉल होगा या तो ड्वार्फ या शॉर्ट होगा। तो इस तरह से इन्होंने देखा कुछ, ठीक है जी। जनरली हमको फील्ड में ये शॉर्ट स्टेम वाले प्लांट्स ही मिलते हैं, क्लियर, रेसेसिव वाले। चलिए जी, तो इस तरह से ये 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। इसकी लिस्ट देखिए यहाँ पे दी हुई है, इस लिस्ट से आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। देखिए, अ लिस्ट ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडल इन अ पी प्लांट आर गिवन हियर। कैरेक्टर्स क्या थे बताइए, ये कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं और ये उसके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिखे हुए हैं, जिसमें से ये डोमिनेंट वाले हैं और ये रिसेसिव वाले हैं। एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि हाँ ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। तो स्टेम हाइट में टॉल एंड ड्वार्फ, फ्लावर कलर में वायलेट एंड व्हाइट, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल एंड टर्मिनल, पॉड शेप में फुल एंड कंस्ट्रिक्टेड, पॉट कलर में ग्रीन एंड येलो, सीड शेप में राउंड एंड रिंकल्ड, एंड सीड कलर में येलो एंड ग्रीन, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? चलिए
आगे देखते हैं बच्चों मेंडल्स लॉस के बारे में। मेंडल ने क्या क्या रूल्स या लॉ दिए थे, आइए इनके बारे में जानते हैं। मेंडल्स लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। दे आर 3 लॉज ऑफ मेंडल। मेंडल ने बेसिकली 3 लॉ दिए थे। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों ही लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम 2 लॉ को समझेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम 2 लॉ को समझेंगे। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमीट भी जिसे हम बोलते हैं। सो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। सो व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस? एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम क्रॉस कराएंगे ऐसे प्लांट के बीच में जिसमें डिफरेंस सिर्फ या 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में होगा। यानी कि जब हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट और कैरेक्टर, दैट इज व्हेन वी कंसीडर द इनहेरिटेंस ऑफ 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एट अ टाइम इन अ क्रॉस, देन दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल के लिए मेंडल ने सेलेक्ट किया था टॉल और ड्वार्फ प्लांट को। सारे कैरेक्टर सिमिलर हो सकते थे बट एक कैरेक्टर में डिसिमिलर थे, यानी प्लांट जो था एक टॉल था और एक ड्वार्फ था। अब इनके बीच में क्रॉस कराएंगे और इस कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। सिर्फ एक कैरेक्टर ले लिया, हाइट, तो ऐसे क्रॉस को बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? चलिए इस डायग्राम को देखिए और समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, ये रहे पेरेंट्स। पेरेंट्स में एक टॉल प्लांट था और एक ड्वार्फ प्लांट था। जब इनके बीच में ये पेरेंटल जनरेशन आ गई, इनके बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो आप जानते हैं जब अलग अलग पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं तो आती है F1 जनरेशन। दिस वन इज F1 जनरेशन, ये रही F1 जनरेशन। इसमें सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले थे क्योंकि जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद इसमें जब हमने सेल्फिंग करा दी तो सेल्फिंग कराने के बाद क्या हुआ, हमें F2 जनरेशन मिली जिसमें 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ प्लांट हमको मिल चुका। 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ, ये हमें रेशियो मिला। दिखने में तो 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, यानी फिनोटाइपिक अपीयरेंस आ रहा है 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ, 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो आ चुका है। क्लियर? आइए इस डायग्राम से समझेंगे ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। देखिए, ये रहे हमारे पेरेंट्स, टॉल प्लांट के ये एलीलिक कॉम्बिनेशन रहा, ये ड्वार्फ प्लांट का एलीलिक कॉम्बिनेशन रहा। जब गैमीट्स बनेंगे तो एलील्स गैमीट्स में सेपरेट हो जाएंगे, एक गैमीट में एक एलील जाएगा और गैमीट आपस में बाद में जब फ्यूज करेंगे तो चलिए किसी भी 2 गैमीट को ले लेते हैं, यहाँ से एक गैमीट, यहाँ से एक गैमीट, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और इसी तरह से यहाँ भी लेंगे तो भी कैपिटल टी और स्मॉल टी ही आएगा। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि कैपिटल टी स्मॉल टी के सारे प्लांट्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है तो कैपिटल टी की वजह से प्लांट टॉल ही होंगे क्योंकि कैपिटल टी वाला डोमिनेंट है, तो सारे के सारे प्लांट टॉल होंगे। ये हमारी आ चुकी है F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन में कराते हैं सेल्फिंग, मीन्स इसका क्रॉस इसी से, मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, सेल्फिंग करा देंगे। तो आइए इनके फिर से गैमीट्स बनाते हैं। तो ये देखिए गैमीट्स हमने बनाए, एलील्स को सेपरेट कर दिया गैमीट्स में और फिर से क्रॉस करा दिया, पुनेट स्क्वायर का यूज किया और निकाल ली F2 जनरेशन। कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, जब कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी कराएंगे तो इस तरह से हमें जीनोटाइपिक रेशियो मिलेगा 1:2:1, जबकि फिनोटाइपिक रेशियो मिलेगा 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो मींस फिजिकली अपीयरेंस, 3 टॉल मिलेंगे, एक ड्वार्फ मिलेगा, तो 3:1। जबकि जीनोटाइप देखेंगे तो इन 3 टॉल में भी ये होगा प्योर टॉल होमोजाइगस और बीच के 2 होंगे हाइब्रिड टॉल। क्लियर? सो ये 1 प्योर टॉल, ये 2 हाइब्रिड टॉल और फाइनली एक मिलेगा ड्वार्फ, तो हमने यहाँ पे 1 ड्वार्फ कर दिया। तो ये हो जाएगा जीनोटाइपिक रेशियो, जो कि हम एलील्स को देख के निकालते हैं। अगर हमें एलील्स नहीं मालूम है तो जीनोटाइपिक रेशियो कैसे आ पाएगा? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं। बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता था कि जब कभी भी वो जीन या वो एलील अपने आप को शो करेगा उस एलीलिक पेयर में जो डोमिनेंट हो, वो कैरेक्टर वो ट्रेट अपीयर होगा जो डोमिनेंट होगा। द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर एंड द कैरेक्टर्स डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। जब प्योर प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराएंगे किसी कैरेक्टर को लेके तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर आएगा उसे हम बोल देंगे डोमिनेंट कैरेक्टर और जो नहीं आएगा वो हो जाएगा रिसेसिव कैरेक्टर। इसको हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन किया और कर भी सकते हैं, बट ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होता, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर? अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, इन अ हाइब्रिड यूनियन मेंबर्स ऑफ एन एलीलिक पेयर that remains together without mixing, diluting or altering each other and they separate during the gamete formation. Law of segregation या purity of gamete हमेशा यही कहता है कि गैमीट्स हमेशा प्योर रहते हैं,
ये कभी मिक्स नहीं होते हैं आपस में। मीन्स जब मैंने आपको दिखाया कि कैपिटल टी स्मॉल टी ये F1 हाइब्रिड था, तो ऐसा नहीं कि ये एलील्स मिक्स हो जाएंगे तो प्लांट मीडियम हाइट का हो जाएगा, बिकॉज टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस कराने के बाद ये F1 जनरेशन हमको मिला था। तो ये मीडियम हाइट का नहीं होगा, या तो पूरा पूरा टॉल होगा या तो पूरा पूरा ड्वार्फ होगा, वो डिपेंड करेगा डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स की प्रेजेंस के बेसिस पे। यानी कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बताता है कि गैमीट्स हमेशा प्योर रहते हैं। जब कभी हाइब्रिड यूनियन होता है यानी कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का जीनोटाइप बनेगा, तो या तो प्लांट अपने आप को टॉल शो करेगा तो ड्वार्फ शो करेगा, ऑन द बेसिस कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा जीन एलील डोमिनेंट है। और ये सेपरेट रहते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। अगली जनरेशन में ये फिर सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर? सो इस तरह से आप ये देखिए, ये रेशियो आया, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। पेरेंटल जनरेशन ये रही हमारी, ये देखिए प्योर टॉल प्लांट गैमिट्स बनाए, ये हमारा F1 जनरेशन आ गया। F1 में हमने सेल्फिंग करा दी, तो ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस तरह से हमें मिल गया यहाँ पे F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में 3 टॉल प्लांट दिख रहे हैं और एक ड्वार्फ प्लांट दिख रहा है। ये देखिए जीनोटाइप देखेंगे तो ये प्योर टॉल, होमोजाइगस टॉल, ये दोनों हाइब्रिड टॉल, सो 1:2, तो ये प्योर ड्वार्फ यानी ड्वार्फ प्लांट है, तो ये 1। तो इसके जैसे 2 प्लांट मिलेंगे, इसके जैसा 1 और 1, है ना। ऐसा नहीं कि 4 ही प्लांट थे, 100 में मल्टीपल करके निकाल दिया। ठीक है, चलें। फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? 3:1 आएगा। ठीक है जी। इस तरह से ये फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चों याद कर लीजिएगा। और इस तरह से आज के सेशन को हम फिनिश करते हैं। ईमेल कर दीजिएगा अपनी किसी भी क्वेरी को query@katyanacademy.com पे। इसके साथ आज के इस लाइव सेशन को फिनिश करेंगे। आई होप बहुत ही इजीली वे में हमने बहुत ही आसानी से आपको सारी चीज़ें समझाई, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अच्छी तरह से समझने के लिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखिए और नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 2 के बारे में। थैंक यू बच्चों।